नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एलपीपी स्टार्ट किया था और एलपीपी के अंदर मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे कि एलपीपी के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक तो उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन क्या होता है कि यानी जो आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उसका लक्ष्य क्या होगा, ये उद्देश्य फलन व्यक्त करेगा। इससे आप अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण यानी आपको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है, हानि हो रही है, वो आप जड़ से निकाल पाएंगे। कैसे निकालेंगे, आज हम पूरा इसके बारे में बात करने वाले हैं। दूसरा हमने पढ़ा आपके प्रतिबंध देगा कि आपको इतनी कुर्सियां बनानी है, इतनी मेजें बनानी हैं, तो लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये वाले साइन असमीकाओं के रूप में आपको समीकरण दी जाएंगे। तीसरी चीज पढ़ी ऋणेतर आपके जो उत्तर थे, ऋणेतर के रूप में आपने ऋणेतर प्रतिबंध कह सकते हैं। ऋणेतर प्रतिबंध क्या थे? यानी नॉन नेगेटिव चीजें, यानी हमेशा से आपको याद रखना है जो भी आप उद्देश्य फलन के अंदर जो उत्तर लेंगे, कुर्सियां मेज हैं, उत्तर एक प्रकार से यहाँ पर एक्स वाई से व्यक्त करेंगे, x1 x2 से व्यक्त करेंगे, तो वो कभी भी आपके नेगेटिव नहीं होंगे, हमेशा जीरो या पॉजिटिव हो सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि बताइए कि निम्न में से एक क्वेश्चन करते हैं, निम्न में से किसी एलपीपी के लिए ऋणेतर प्रतिबंध नहीं है, ऋणेतर प्रतिबंध नहीं है, बताएं। शाबाश, ऑप्शन में रखता हूं 0,2, बस इतना ही है, -2,0, 0,0, 1,0। बता दें शाबाश कौन सा नहीं होगा। तो देखिए मैंने आपको कहा था, बताएं शाबाश इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है। तो बताइए इनमें चारों में से कौन सा होगा कि जो ऋणेतर प्रतिबंध नहीं है। कौन सा ऋणेतर प्रतिबंध नहीं हो सकता? तो शाबाश, ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया था कि जो ऋणेतर प्रतिबंध है, जो एक्स और वाई के मान हैं, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते भाई, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा जीरो हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे। तो ये आपका ऋणेतर प्रतिबंध नहीं होगा। ठीक है, ये तो हमने कर लिया, ठीक है, समझ में भी आ गया आपको। अब हम आगे करते हैं सुसंगत हल के बारे में। अब चीजें ग्राफ के रूप में चीजें आने स्टार्ट हो जाएंगी। अब आपका ग्राफ से चीजें अब धीरे धीरे उस चीज में ला रहा हूं जिससे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे आएंगे उस रूप में आपको मैं आगे लेके जाने की सोच रहा हूं। देखिए अभी तो हमने नॉर्मल चीजें पढ़ी हैं, जो चीजें हमें जाननी चाहिए, इसमें से भी क्वेश्चन बन जाता है कई बार, तो इसे बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया है। सुसंगत हल, सुसंगत हल इंग्लिश के अंदर कहेंगे इसे फेजिएबल सॉल्यूशन, फेजिएबल सॉल्यूशन। यानी फेजिएबल सॉल्यूशन क्या होगा कि जो आपने एलपीपी लिया है और उसके अंदर जो चर आएंगे, आपके चरों का ऐसा समुच्चय जो प्रत्येक प्रतिबंध को संतुष्ट करे। यानी आपने जो प्रतिबंध लिए थे, असमीकाएं बनाई थी, उसमें जो x और y के मान हैं वो प्रत्येक प्रतिबंध के साथ साथ ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करें। ऋणेतर प्रतिबंध क्या है? यानी पॉजिटिव होने चाहिए। तो जो चर आएंगे आपके वो आपके पॉजिटिव आने चाहिए, और जो प्रत्येक आपका असमीका बनी थी, आपने जो प्रतिबंध लिया था आपने, उसको भी संतुष्ट करना चाहिए। उसकी समीका है, जो समीकाएं हैं, असमीकाएं हैं, उनको संतुष्ट करने वाला हो, तो ऐसा हल आपका सुसंगत हल कहलाएगा। लेकिन कोई भी ऐसे चर का मान, कोई भी ऐसे चरों का समुच्चय ऐसा नहीं करता है। अब देखो चरों का समुच्चय तो यानी बहुत सारे चर आपके हो सकते हैं। समीकाएं आप सोल्व करेंगे तो देखिए कितने मान आपके आएंगे, तो बहुत सारे आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं और बहुत सारे आपके सुसंगत हल हो सकते हैं। और सुसंगत हल होंगे तभी आप उसका अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण ज्ञात कर पाएंगे। अगर सुसंगत हल नहीं है तो आप जड़ का अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण नहीं ज्ञात कर सकते। तो सुसंगत हल होना पहले जरूरी है। अब देखिए कैसे इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर इसके बारे में एक दो क्वेश्चन करेंगे कि कौन सा सुसंगत हल होगा, कौन सा नहीं होगा। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं पहले। चरों के मानों का, जो चर हैं आपके x, y थे, या x1, x2, वही चरों के मानों का ऐसा समुच्चय, चरों के मानों का ऐसा समुच्चय, ऐसा समुच्चय जो कि समस्या के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे। चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो कि समस्या के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे,
साथ साथ संतुष्ट करे, साथ साथ ऋणेतर प्रतिबंध है उनको भी संतुष्ट करे। ऋणेतर प्रतिबंध क्या थे, यानी जो एक्स और वाई आपने चल लिए हैं तो एक्स ग्रेटर देन वाई 0, वाई ग्रेटर देन 0 को संतुष्ट करे तो ऐसे जो आपके पास चरों का समुच्चय आएगा वही आपका सुसंगत हल कहलाएगा। करे तो वह समस्या का सुसंगत हल कहलाता है। समस्या का सुसंगत हल कहलाता है। समझे बात को, समस्या का सुसंगत हल किसे कहते हैं, तो ये आपका डेफिनेशन हो जाएगी कि चरों के मानों का ऐसा समुच्चय, यानी 3-4 आपके चरों के मान आ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन वो सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करने चाहिए। अब एक बात ध्यान रखने ना, कभी भी ये चरों के जो मान आएंगे वो कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते, क्योंकि फिर वो ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करेंगे। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन करते हैं। देखो एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, क्वेश्चन लिखता हूं, फिर आगे हम बढ़ते हैं। 2-3 क्वेश्चन करेंगे। एक ऐसा फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी क्वेश्चन आया है इसी तरीके का। मैंने कह रहा हूं ना कि छोटी छोटी चीज़ें जो भी मैं आपको बता रहा हूं 1-2 क्लास के अंदर, थोड़ा थोड़ा मैटर, ये इनमें से क्वेश्चन निश्चित रूप से एक बनेगा आपका। तो इसलिए मैं इसको पूरा फोकस से तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें तैयार हो जाएँ और आगे कहीं भी दिक्कत न रहे। ये चीज़ें तैयार हैं तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, और लेकिन ये चीज़ें तैयार नहीं होंगी तो भैया दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिया है नंबर 1, Z मैक्सिमम। देखो अब यहां पर ऐसा लिखा हो देगा कि आपको अधिकतमीकरण ज्ञात करना है या न्यूनतमीकरण ज्ञात करना है। अभी देखिए धीरे धीरे मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लग जाएगी। अभी तो शायद आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है, लेकिन कोई चिंता की करनी बात नहीं, बस एक बार आप सुनते रहें। जैसे क्वेश्चन आएंगे तो सारी चीजें आपको एक साथ ही पता चल जाएंगी कि कौन सी चीज हमने किसके लिए पढ़ी थी, है ना। बस आप ये चीजें जो बता रहा हूँ वो एक बार याद रखते चलें। Z मैक्सिमम आपको देर का है, यानी ये आपको लक्ष्य उद्देश्य देर का है 3x प्लस का 5y, कि इससे आपका अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण आपका निकलेगा, लेकिन प्रतिबंध भी आपको देर का है। ठीक है, और इसका पूछा है का सुसंगत हल है, सुसंगत हल है। साथ में आपको प्रतिबंध भी देर के हैं। आपके प्रतिबंध क्या हैं, फिर ऑप्शन देंगे, ऑप्शन से आपको चेक करना है। प्रतिबंध देखो क्या है, x प्लस का 2y लेस देन इक्वल 2000। दूसरा आपका प्रतिबंध दिया है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1500, y लेस देन इक्वल टू 600। ठीक है, और जो आपके ऋणेतर प्रतिबंध है, ये ऋणेतर प्रतिबंध होंगे, देखो ये हमेशा आपको हमेशा ये ग्रेटर देन 0 मिलेंगे, ग्रेटर देन इक्वल 0 मिलेंगे। तो इसका पूछा है सुसंगत हल क्या होगा। आपके ऑप्शन लिखता हूं मैं, देखो नंबर 1 ऑप्शन है आपका, एक एक चेक करेंगे अपन, 500, 1000। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है 1000 और 500। तीसरा ऑप्शन है आपका -500 और 1000। चौथा है कोई नहीं। ठीक है, सुसंगत हल बताना है। सुसंगत हल की डेफिनेशन क्या थी कि चरों के मानों का ऐसा समुच्चय, चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो समस्या आपको दे रखी है उसके सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करे और साथ में ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करे। अब ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट कौन कर सकता है, यानी चर के मान आएंगे, तो ये चर के मान आए x और y के मान वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो सबसे पहले आप ऑप्शन के अंदर वो चेक कीजिए जिसमें लेस देन 0 है, कोई माइनस का मान है, तो वो ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करेगा, तो वो वहीं आपका कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये वाला ऑप्शन है, ये माइनस देर का है, तो ये आपका आंसर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि ऋणेतर प्रतिबंध है वो हमेशा 0 या 0 से बड़े होंगे। ये बात याद रखनी है, हमेशा 0 या 0 से बड़े होंगे, तो ये आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। बात करते हैं हम एक एक करके 500 और 1000 की, रख के देखने हैं मान यहाँ पर कि ये सर्वसमीका संतुष्ट करती है, यानी x की जगह 500 रखना है, y की जगह आपको 1000 रखना है और चेक करना है कि क्या ये 2000 से छोटा है।
इस वाले में रखेंगे तो क्या ये 1500 से छोटा है, क्या ये 600 से छोटा है, तो ऐसे आपको चेकआउट करना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला लेता हूँ 500 और 1000, 500 और 1000 पर चेक करेंगे तो देखो 500 और देखो यहाँ पर 1000 है तो 1000 इंटू 2 तो यानी 2500 हो गया। तो ये 2500 क्या कभी 2000 से 2500 2000 से छोटा होता है क्या? नहीं होता। तो ये आपका पहले ही गलत हो गया, ये नहीं हो सकता आपका। बचा आपके पास ये और है एक, अगर ये भी नहीं होता है तो ये चौथा आंसर आपका सही हो जाएगा। इसको भी चेक करते हैं। x का मान 1000 है, देखिए x का मान आप 1000 रखेंगे, 1000 प्लस 500 यहाँ पर 2 और है, 2 इंटू यानी 1000 और 1000 देखिए 2000 हो गए, तो यानी इसके बराबर या इससे छोटा होना चाहिए, तो 2000 के बराबर है। तो ये पहला प्रतिबंध तो आपका संतुष्ट कर रहा है। दूसरा चेक करते हैं, 1000 यहाँ पर रखेंगे, 500 यहाँ पर, तो 1000 और 500 1500, यानी ये 1500 के से छोटा या बराबर है, तो ये भी आपका सही होगा। y का मान 600 से छोटा, तो y का मान क्या है 500, 500 क्या है 600 से छोटा, बिल्कुल है। नेक्स्ट प्रतिबंध x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 है। y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो भी 0 है। तो यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। समझे क्या बात? मैंने अभी सुसंगत हल की यही बात बताई है। सुसंगत हल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, अगर आपको याद है? क्या बताई है? सुसंगत हल कौन सा होगा कि चरों के मानों का ऐसा समुच्चय, बार बार इस चीज को याद करें, सुसंगत हल नाम से स्पष्ट है, सुसंगत हल कि चरों के मानों का ऐसा समुच्चय जो सभी प्रतिबंधों को तो संतुष्ट करे साथ में ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करना चाहिए। ठीक है, साथ में ऋणेतर प्रतिबंध को भी संतुष्ट करे, तो आपका ये क्या हो जाएगा, सुसंगत हल आपका होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इसको लिखो। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो आगे हैं। फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर, फर्स्ट ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था। क्या था? आपको दिया है x प्लस का y प्लस का 2z बराबर 12। ठीक है, 3x प्लस का 5y प्लस का 8z बराबर 50 का सुसंगत हल नहीं है। सुसंगत हल नहीं है पूछा है, देखो सुसंगत हल नहीं है। ठीक है, आपको दे रखे हैं, देखो वैसे आप देखते ही बता दोगे, इसको देखते ही आप बता दोगे कितना सरल क्वेश्चन आया था। 570, दूसरा ऑप्शन है आपका 025 और आगे ऑप्शन है तीसरा माइनस का 207। बता दो इसका आंसर क्या होगा, बता दो। देखिए बाकी आप मान रखेंगे तो ये आपको संतुष्ट करेगा, स्वाभाविक सी बात है, इस चीज़ों को संतुष्ट कर जाएगा। यानी बराबर है तो सभी में 12 रिजल्ट आना चाहिए। देखो 5 यहाँ पर, 7 यहाँ पर जोड़ेंगे, 7 5 12, ये 0 है तो 0 12 के बराबर आ गया, यानी इसको भी संतुष्ट करेगा। 7 5 35 और 5 15 50 हो गया, तो यानी ये भी है। और इस प्रकार ये सेम ही है तो ये भी आपका होगा। बताइए, और ये देखते ही आपको पता चल रहा है कि ये सुसंगत हल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है, और माइनस का चिन्ह मैंने आपको बता दिया कि जहां पर भी आपको ऋणेतर हैं वो नेगेटिव संख्या के अंदर मिलेंगे तो वो ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करेंगे। ऋणेतर प्रतिबंध को संतुष्ट नहीं करेंगे तो वो सुसंगत हल नहीं हो सकते, और सुसंगत हल नहीं है तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये आपका जो होगा क्वेश्चन, इसका आंसर तीसरा आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लिया ना?
अब देखो, अब आता है एक इष्टतम हल, बिल्कुल सुसंगत हल पर ही डिपेंडेबल है। इष्टतम हल, ये धीरे धीरे देखिए डेफिनेशन, आपको ये चीजें बता रहा हूं ना, ये कब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा। और इसके बाद जो नेक्स्ट इष्टतम हल के बाद जो टॉपिक है हमारा क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि कैसे आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे, है ना। तब आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ऑटोमेटिक चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बार जो मैं बता रहा हूँ वो चीजें सुनते जाएं, इसमें से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये डेफिनेशन आपको तैयार रखनी है, इष्टतम हल, और इसे इंग्लिश के अंदर कहेंगे ऑप्टिनल सॉल्यूशन। ऑप्टिनल सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है। यानी आपने सुसंगत हल निकाला। अब देखो यही बात है कि आप मैक्सिमम और न्यूनतमीकरण आप कैसे निकाल पाएंगे। मैक्सिमम और मिनिमम आप z का मान, उद्देश्य फलन जो आपने लिया है उसका मान तभी निकाल पाएंगे जब आपके पास सुसंगत हल है। सुसंगत हल है जिसका उसी का आपका जो चर आपके सुसंगत हल को डिनोट करते हैं, 3 चर हो 4 चर हो, जितने भी आपके डिनोट करते हैं उन्हीं से आपका मैक्सिमम और मिनिमम निकलेगा। बाकी जो उस चीज को व्यक्त नहीं करते उनको आपको देखना ही नहीं है, बस केवल मात्र वही चर आपको लेने हैं जो आपके सुसंगत हल के अकॉर्डिंग आ रहे हैं। तो आप लिख सकते हैं कि वह सुसंगत हल जो आपका उद्देश्य फलन के अधिकतमी और न्यूनतमीकरण मान को आपको निकाल कर देगा। यानी वह सुसंगत हल जो उद्देश्य फलन, या जिसके लिए कह सकते हैं वह सुसंगत हल जिसके लिए, ये अच्छा रहेगा, जिसके लिए उद्देश्य फलन, जिसके लिए उद्देश्य फलन का मान समस्या के अनुरूप, जो भी आपको प्रॉब्लम दी है के अनुरूप अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण आप निकाल सकते हैं। अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण, अधिकतमीकरण या फिर न्यूनतमीकरण ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, वह सुसंगत हल जिसके लिए उद्देश्य फलन का मान समस्या के अनुरूप आप अधिकतमीकरण या न्यूनतमीकरण ज्ञात कर सकते हैं, बस वही होगा, उनसे आपका सुसंगत हल ज्ञात हो सकता है। तो ये आपका इष्टतम हल हो गया। यानी आप कह सकते हैं, अगर मैं आपको बताऊं कि इष्टतम हल कैसे निकलेगा, क्वेश्चन देखिए कि आपको दे दिया क्वेश्चन मैक्सिमम, इस चीज को समझते हैं, z बराबर 2x1 प्लस का x2, ये तो आपको दे दिया उद्देश्य फलन, और इसमें मैक्सिमम अधिकतमीकरण ज्ञात करना है। कई बार न्यूनतमीकरण भी पूछ सकता है, दोनों चीजें पूछ सकता है। और आपको प्रतिबंध दे दिए x1 प्लस का x2 लेस देन इक्वल 5, दूसरा दे दिया 2x1 प्लस का x2 लेस देन इक्वल 10, और तीसरा आपको दे दिया x1 x2 ग्रेटर देन 0। यानी ये आपको क्या दे दिए, ऋणात्मक प्रतिबंध दे दिए। का इष्टतम हल है, यही पूछा है, इष्टतम हल है। तो इष्टतम हल होने के लिए सबसे पहले देखो इसने क्या कहा है, इष्टतम हल के अंदर डेफिनेशन है सुसंगत हल। तो पहले आपको वही इष्टतम हल देगा जो सुसंगत हल देता है, यानी जो सुसंगत हल है वही इष्टतम हल दे सकते हैं, बाकी नहीं देंगे। तो इसके लिए ऑप्शन आपके लिए है नंबर 1, जीरो कोमा 0, 2,5, 2,3 सॉरी, तीसरा है 1,2, और चौथा ऑप्शन है माइनस का 2,2। तो सबसे पहले का इष्टतम हल है ये पूछा है। तो सबसे पहले ये तो आपका क्लियर हो गया, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, ये तो आपका क्लियर हो गया कि ये इष्टतम हल नहीं दे सकता, क्यों, क्योंकि ये माइनस है। अब इन तीनों के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, तीनों के लिए चेक करना पड़ेगा कि क्या ये सुसंगत हल है। और सुसंगत हल के लिए क्या होगा कि ये समीकरणों को, जो असमीकाएं हैं उनको संतुष्ट करने चाहिए, सीधी सी बात यही है, असमीकाओं को संतुष्ट करने चाहिए। अगर ये असमीकाओं को संतुष्ट करते हैं तो ये सुसंगत हल आपका देंगे। देखते हैं, अभी चेक करते हैं। 0,0 यहां पर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, सारे देखो 0,0 लेस देन 5 है, बिल्कुल सही है, 0 लेस देन 10 है, और 0 क्या है
ये जो चर है 0 या 0 से बड़े हैं, 0 है ना, सही है, ये तो आपका देगा। दूसरा 2,3, 2,3 यहाँ रखेंगे, 5 लेस देन 5 इक्वल पहला कंडीशन है। यहाँ 2 2 4, ये देखिए 2,1 हो सकता है शायद, ये ऑप्शन गलत हो सकता है आपका, लेस देन 10 नहीं है, नहीं है, सही है अभी, बिल्कुल सही है। 2 2 4 और यहाँ पर 3, 4 और 3 7, यानी लेस देन 10 है तो सही है, और ये ग्रेटर देन 0 है तो ये भी आपका है। तीसरा 1,2, यहाँ पर वही तरीका देखो, 1,2 के लिए भी ये आपकी सारी कंडीशन करेगा, तो यानी 3 आपके सुसंगत हल देंगे, 3 आपके सुसंगत हल हैं, और सुसंगत हल हैं तो ये आपके इष्टतम हल भी देंगे, यही आपके इष्टतम हल देंगे जो सुसंगत हल होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ चुके होंगे, लिख लो इस बात को, फिर आगे बढ़ते हैं। एक नोट लगाकर लाइन लिख लेना भाई, यहाँ पर लिख लो, ये तो आपने डेफिनेशन लिख ली ना, और ये भी आपने लिख लिया होगा, एक नोट लगा लेना, इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ है, नोट लगाना एक। नोट, यदि सुसंगत हल विद्यमान नहीं हो तो एलपीपी का, अगर सुसंगत हल विद्यमान नहीं है तो जो आपने एलपीपी ले रहे हैं उसका इष्टतम हल भी विद्यमान नहीं होगा, ये बात आपको बता दी। तो एलपीपी का इष्टतम हल भी विद्यमान नहीं होता है, समझे क्या? यदि सुसंगत हल विद्यमान नहीं है तो आपका एलपीपी का इष्टतम हल भी विद्यमान नहीं होगा, यह बात आपको ध्यान रखनी है, तो इस चीज को लिख लो। ठीक है, अब हमें एलपीपी का हल करना है, यानी अधिकतमीकरण होगा, न्यूनतमीकरण होगा, ये छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ ली, सुसंगत निकाल लिया। अब इष्टतमीकरण आप निकालोगे कैसे, इष्टतमीकरण ज्ञात कैसे करोगे, यानी अधिकतमीकरण और न्यूनतमीकरण, अब वहां पर जाना है। हमने वहां तक पहुंचने का जरिया तो पढ़ लिया कि क्या क्या स्टेप्स आएंगे हमारे, वो तो हमने कर लिया। अब हमें ये निकालना है कि हमें जो मान है, एग्जैक्ट मान कि हमें लाभ कितना हो रहा है, न्यूनतमीकरण क्या आ रहा है, वो चीज हमें निकालनी है। वो चीज आपको निकालनी पड़ेगी दो तरीकों से निकलेगी, एक तो ग्राफीय विधि से और एक आता है आपका सिंप्लेक्स मेथड। दो चीजें हैं, एक तो ग्राफीय विधि और एक है सिंप्लेक्स मेथड, दोनों तरीके हम देखते हैं। और ये डेफिनेशन एग्जाम के अंदर पूछी गई है, अभी आपको दोनों डेफिनेशन बताऊंगा, वो डेफिनेशन एग्जाम के अंदर पूछी भी गई है, तो आपको तैयार करनी है इन दोनों डेफिनेशन को। देखिए एक दो क्लास के अंदर बिल्कुल हम थोड़ा थोड़ा मैटर पढ़ रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, तो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो उसके अंदर हम बिल्कुल पूरी हमारी प्रॉपर क्लास लेने वाले हैं। 35-40 मिनट की क्लास होगी, लेकिन अभी तो हम चीज़ें थोड़ा सीख रहे हैं ना, एक दो क्लासेस के अंदर ये चीज़ें सीखनी जरूरी है भाई। चाहे चीज़ें हम कम पढ़ लें, लेकिन पढ़ें उतना परफेक्ट होना चाहिए, वो चीज़ें याद होनी चाहिए। यही मेरी कोशिश रहती है हमेशा आपके लिए, और यही शायद आपकी भी कोशिश होगी कि ऐसे कम पढ़ें चाहे, लेकिन पढ़ें इतना स्टिक होना चाहिए, वो चीज़ें आपके एग्जाम के अंदर पूछी जानी चाहिए, और ऐसे ही पूछी जाएंगे ये चीज़ें। डेफिनेशन, अब देखो ये डेफिनेशन ही पूछी गई है, एलपीपी का हल टॉपिक है, एलपीपी का हल। दो तरीके होंगे एलपीपी के हल के। नंबर एक कौन सा? नंबर एक ग्राफीय विधि, दोनों के बारे में बात करेंगे। ग्राफीय विधि, ग्राफिकल मेथड, ग्राफीय विधि, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ग्राफीय विधि के अंदर देखिए क्या होगा कि यदि आपके एलपीपी के अंदर जो चर हैं वो केवल मात्र दो ही चर हों, उसके अंदर एक्स और वाई दो ही चर हैं, तो ये आप ग्राफीय विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन उससे अधिक आते हैं तो सिंप्लेक्स विधि का आपको प्रयोग करना होगा। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, यदि एलपीपी केवल दो चर राशियों तक ही
सीमित हो, यानी एलपीपी है आपकी केवल 2 ही चर राशियों तक सीमित हो, तब यह विधि काम में ली जाएगी। तब यह विधि काम में ली जाती है। कौन सी विधि काम में ली जाएगी? ग्राफिकल विधि। दोनों विधियों के बारे में हम बात करने वाले हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं है, दोनों हम पढ़ेंगे कि कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्राफिकल विधि क्या है, ग्राफीय विधि क्या है, ग्राफ से आप कैसे इष्टतम मान निकाल सकते हैं कि उसमें अगर आपके केवल मात्र 2 ही चर हों, 2 ही चर हैं, 2 ही चर के समीकरण हैं, तो आप ग्राफिकल विधि से उसे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नेक्स्ट है सिंप्लेक्स विधि, और ये एग्जाम के अंदर पूछी गई है सेकंड ग्रेड, देखो इंपॉर्टेंट लगा लेना, सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर, सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर ये डेफिनेशन ही पूछी गई है। डेफिनेशन ही पूछी गई। प्रश्न क्या था? 2 या 2 से अधिक चरों को हल करने की विधि। रैखिक प्रोग्राम एलपीपी के अंदर 2 या 2 से अधिक चरों को हल करने की विधि कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? शाबाश, ये सिंप्लेक्स विधि ही आपकी 2 या 2 से अधिक चरों को सोल्व करने की विधि होगी, सिंप्लेक्स मेथड। लिख लीजिए डेफिनेशन, 2 या 2 से अधिक चरों को, 2 या 2 से अधिक चरों को, 2 या 2 से अधिक चरों को हल करने के लिए यह विधि काम में लेते हैं। 2 या 2 से अधिक चरों को हल करने के लिए यह विधि आप काम में लेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि क्या करना है। तो ये हमने पढ़ा है सिंप्लेक्स विधि, और ये 2010 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है भाई, ठीक है, तैयार कर लेना इसको। तो ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। ग्राफीय विधि से आप एलपीपी को कैसे हल करेंगे, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। पूरी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल मेथड है और बिल्कुल अच्छे से समझाने का काम हमारा होगा। कैसे हम करते हैं देखिए, कल आपको पूरा प्रॉपर वे से हम समझने वाले हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है इसको शेयर जरूर कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।